नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम साइंस में जो कोशिका का हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, कोशिका विभाजन देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया? सबसे पहले हमने देखी कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, कोशिका क्या होती है, फिर उसका साइटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये हम देख चुके हैं, और जितने साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो हम देख चुके हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब रह गई है कोशिका का विभाजन, कि कोशिका कैसे विभाजित होती है, मतलब नई कोशिका कैसे बनती है। अभी हमने कोशिका देख ली है, तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, कोशिका देख चुके हैं, कोशिका के ऑर्गेनल्स देख चुके हैं। इनमें हमने क्या देखा, सेल वॉल देखी, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हमने देखी। इसके बाद क्या देखा हमने, न्यूक्लियस देखा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर की इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें न्यूक्लियोलर, क्रोमैटिन थ्रेड, न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह सारी चीज़ें देख चुके हैं। इसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम, तारकाय, हरितलवक वगैरह वगैरह सारे सेल ऑर्गेनल्स पूरे से अच्छे से देख लिए हैं। इन सारी वीडियोस की लिंक्स मैं ऊपर डाल दूंगा, ठीक है, आई बटन में, तो आप जाके जिन्होंने नहीं देखी है वो उसे देख पाएंगे। ठीक है, इन सब के नोट्स वगैरह मैं अपने वो जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं आप PDF फॉर्मेट में। ठीक है, अब आते हैं हम आज के कंटेस्ट पे कि कोशिका या नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है और ये कैसे रेप्लिकेट होती हैं। तो ये देखने वाले हम कोशिका विभाजन के अंतर्गत सेल डिवीजन। ठीक, तो कोशिका विभाजन की सबसे पहले खोज की 1855 में बिरचू ने क्या बताया कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण, जिससे कि हमें पता नहीं था अभी तक कोशिकाएं कैसे बन रही हैं। ठीक है, हमने ये तो पता लगा लिया कि आदमी का या कोई भी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, कोई भी जीव है, जीवधारी कैसे बने हुए हैं, उनकी फंडामेंटल बॉडी एक ही है। वो क्या है, फंडामेंटल चीज़ क्या है, जैसे कि मकान की फंडामेंटल चीज़ है ब्रिक्स, उसी तरह इन किसी भी जीवधारी की फंडामेंटल चीज़ क्या है, सेल। तो वो सेल आखिर बन कैसे रही है, आ कहाँ से रही है, कोई चीज़ यहाँ लगी है तो कहीं ना कहीं फॉर्मेट भी हुई होगी। तो उसी के लिए ये जानने के लिए खोज हुई, स्टडी की गई कि आखिर ये सेल आई कहाँ से इसके पास। तो वो सेल कहाँ से आई, इसके लिए 1855 में बिरचू द्वारा बताया गया कि नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं से होता है। मतलब जो पहले से पुरानी सेल है वही आपस में क्या करती हैं, नई सेलों का निर्माण करती हैं, ऐसा बताया 1855 में बिरचू ने। ठीक है, तो पूछा जाता है, तुम क्वेश्चन जब वन लाइनर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो हमारा आंसर रहेगा 1855 में बिरचू द्वारा कोशिका विभाजन की खोज की गई। ठीक है, अब कोशिका विभाजन तो पता चल गया कि पुरानी सेल से नई सेल डेवलप हो रही है, लेकिन अब ये कि ये कैसे हो रहा है, इसकी प्रोसेस क्या है, ये भी तो जानना था। तो इसके लिए क्या है, इसकी प्रोसेस जानी और पता लगाया कि सामान्यतः कोशिका विभाजन होता है दो प्रकार का। प्रकार कौन से, एक समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे, अभी घबराना नहीं है कि समसूत्री क्या है, अर्धसूत्री क्या है, टेक चिल, सब मिलेगा आगे। ठीक है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसके अलावा एक और विभाजन था जो इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, वो था कौन सा, असूत्री विभाजन। ठीक है, इन सब के लिए ही इस वजह से मैंने क्या किया था, क्योंकि हमें इस विभाजनों को अच्छे से देखना था, हमने क्या किया था, न्यूक्लियस की पूरी एक वीडियो अलग देखी थी, जिसमें हमने न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, उसके अंदर पाए जाने वाले क्रोमेटिन थ्रेड की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, सारी चीज़ बहुत अच्छे से देख ली थी। उसके लिए मैं आई बटन में यहाँ पे वो न्यूक्लियोलस वाली वीडियो लगा दूंगा। ठीक है, तो उसमें पहले आप क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जान लेंगे, तो इसे जो भी हम कोशिका विभाजन देखने वाले हैं ना, उसमें आप बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएंगे, उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे शॉर्ट ब्रीफ पे देखें तो ऐसे कोई भी यहाँ पे इनका क्रोमोसोम होता है, ये दोनों होते हैं क्रोमेटिड, ये मान लो कोई गुणसूत्र या क्रोमोसोम है। ठीक है,
ये उसके क्रोमेटिड्स होते हैं। दो जो हिस्से उसके हैं वो क्या हैं, क्रोमेटिड्स हैं। बीच में ये दोनों हिस्से जहाँ पे जुड़े होते हैं वो होता है क्या, सेंट्रोमियर या सेंट्रोमियर बोलते हैं इसको, ठीक है। सेंट्रोसोम पढ़ेंगे वो अलग है, वो तारक केंद्रक होते हैं सेंट्रोसोम। वो भी हमने पढ़ा है किसमें, कोशिका के ऑर्गेनल्स में सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोमियर है, जहाँ पे दो गुणसूत्रों के दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, वो जगह होती है सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रोमियर, ठीक है। इस सेंट्रोमियर के अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम डले रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ भी क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक था डीएनए, डीएनए से जीन, जीन से क्रोमेटिड, क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बना होता था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहली आनुवंशिक इकाई क्या हुई, डीएनए। डीएनए, डीएनए कई के बन से क्या बनता है, मिलकर जीन। एक जीन में मतलब बहुत सारे डीएनए हो सकते हैं, ये जीन, फिर इनसे बनते हैं क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स में कई धागेनुमा और संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। वो सारी मिलकर क्या बन जाती हैं, क्या बनती हैं, क्रोमेटिड्स मिलकर एक बनाती हैं क्रोमेटिड्स, और क्रोमेटिड्स दो क्रोमेटिड्स मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब आते हैं मूल चीज पे आगे की तरफ। सबसे पहले देख रहे हैं हम असूत्री विभाजन, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। समसूत्री और असूत्री जो मुख्य दो प्रकार हैं कोशिका विभाजन के, उनसे ये थोड़ा अलग होता है, तो इसे हम पहले देख ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो सस्ती चीज़ है ना उसे पहले निपटाते चलते हैं, जो डिटेल्ड है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन शुरुआत कम से करो, एकदम हाई वोल्टेज नहीं, ठीक है। नहीं तो पहले वो उल्टा चालू कर लें अपन सूत्री विभाजन से तो मज़ा नहीं आएगा ना, एकदम टफ हो जाएगा, और अपन वीडियो वैसे भी नहीं देख पाते इतना ज़्यादा। 60 सेकंड की रील्स ने ना हमारी आदत खराब कर रखी है। कोई बात नहीं, जो सिंसियर होंगे वो देखेंगे। चलो अब पहले देख रहे हैं असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस। तो ये क्या है, ये प्रिमिटिव जीवों में पाया जाता है। प्रिमिटिव टाइप के जो जीव है ना, आदिम जीवों में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजोआ, शैवाल। इसे इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहते हैं। डायरेक्ट न्यूक्लियस डिवीजन होता है इसमें, बोलते हैं, क्योंकि केंद्रक लंबा होकर, जैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये क्या है, पेरेंट सेल है, इसमें ये केंद्रक है। केंद्रक डायरेक्ट लंबा हुआ, उसमें एक खांच बनी, फरो फॉर्मेशन हुआ, और वो टूट गया दो भागों में। जैसी केंद्रक में खांच बनी, वैसी सेल ने अपने अंदर खांच बनाई और दोनों टूट गए और अलग अलग दो सिस्टर सेल्स का निर्माण हो गया। ये तो हो गया एमाइटोसिस डिवीजन या असूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। तो असूत्री कोशिका विभाजन बहुत सरल था। इसमें क्या हो रहा था, उसमें असूत्री कोशिका विभाजन में सिर्फ केंद्रक था, केंद्रक लंबा होता था और दो भागों में टूट जाता था, इससे दो सिस्टर सेल्स का निर्माण हो जाता था। अब आते हैं कुछ थोड़ा सा टफ, ठीक है, धीरे धीरे। तो दूसरा है हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन या माइटोसिस। इसे उच्च कोशिका विभाजन भी कहा जाता है, ठीक है। माइटोसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वाल्थर फ्लेमिंग ने। याद रखना, समसूत्री विभाजन जब पूछा जाए कोशिका विभाजन की खोज किसने की, तो हमें याद रखना है बिरचो ने, ठीक है। और समसूत्री विभाजन की पूछा जाए स्पेशलाइज्ड करके, तब हम ध्यान रखेंगे वाल्थर फ्लेमिंग को। वाल्थर फ्लेमिंग ने खोज की समसूत्री विभाजन की। तो समसूत्री विभाजन की मुख्यतः दो प्रोसेस होती हैं। पहली होती है उसमें कैरियोकाइनेसिस, ये वाली। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, तो कैरियो हमने देखा ना, कैरियो से मतलब होता है केंद्रिक, और काइनेसिस मतलब विभाजन, मगर उसका टूटना। तो सबसे पहली प्रोसेस जो होती है समसूत्री विभाजन में वो होती है कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद सेकंड होती है साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका का टूटना, ठीक है। तो पहली प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेज है हम ये देखेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस पे चलेंगे, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, सबसे पहले कोशिका जो रेस्टिंग पीरियड में होती है वो होती है ऐसी। उसमें क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं जो जालीनुमा फैले रहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म उसमें भरा होता है, उसमें न्यूक्लियोलस होती है, ठीक है, मतलब केंद्रिका होती है। तो इस तरीके से उसकी व्यवस्था होती है, ये उसकी रेस्टिंग फेज है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ इंटरफेज। इंटरफेज के बाद जैसे ही कोशिका विभाजन की तरफ अग्रसर होती है, तो सबसे पहली वो आती है, ध्यान रखना इन्हें ऐसे आईपी मैट से याद रखना, आई पी मैट।
इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ताकि इनका क्रम गड़बड़ ना हो, इसका बहुत ख्याल रखना है आपको। ठीक है, किसी किसी को ये आसानी से याद भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या है कि फिर भी क्या है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिसलती हैं दिमाग से, तो वो फिसलन ना हो उसके लिए इसे याद रखना आईपी मैट, ताकि कम से कम हमें पता रहेगा स्टेज वाइज के कौन सी स्टेज पहले थी, फिर कौन सी थी, फिर कौन सी थी, उनके नाम गड़बड़ नहीं होंगे। तो याद रखना इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, इंटरफेज हो गई, कोशिका रिलैक्स है। ठीक है, प्रोफेज में क्या है कि वो तैयारी करती है विभाजन के लिए। तो इसमें क्या होगा कि ये जो गुणसूत्र हैं वो ऐसे चिल पड़े हुए हैं ना, पूरे में फैले हुए क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में, तो ये ऐसे नहीं रहेंगे, फिर ये सिकुड़कर छोटे होने लगते हैं, अपने आप को सही से संवारने लगते हैं। जो अनियंत्रित पड़े रहते हैं ना, वो बिल्कुल सज के ऐसे हो जाते हैं, जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल अपने सेंट्रोमियर से सारे जुड़ जाते हैं, सेंट्रोमियर पे हो जाते हैं क्रोमेटिड्स अलग अलग सारे, जो फैले हुए थे वो इकट्ठे होकर गोलाकार सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं और सेट हो जाते हैं एकदम। और इसका अंत मेट्रोफेज का कब होता है, जब इसमें न्यूक्लियोलस समाप्त हो जाती है, केंद्र का केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियोप्लाज्म खत्म हो जाती है, और साथ ही जो सेंट्रोसोम में तारक का है वो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के पास में यहाँ पे पाया जाता है। तो वो डिवाइड होकर कहाँ चला जाता है, दो कोशिका के छोरों, केंद्रक के छोरों पर पहुंच चुका होता है, मतलब दो ध्रुवों पर पोलर पे सेट हो जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म हट जाती है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम बन गए हैं, गुणसूत्र पूरी तरह से स्पष्ट हमें दिखाई देने लगे हैं प्रोफेज के एंड तक, वो कहाँ गए, मेटाफेज में। मेटाफेज में ये क्या करेंगे कि मेटाफेज में ये जो अपना सेंट्रोसोम था दो भागों में विभाजित होकर दोनों तरफ आ गया। ठीक है, इसमें से एस्ट्रल रेज निकलेंगी ऐसे, वो क्या करेंगी, सेंट्रोमियर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, किसके, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाएंगी एस्ट्रल रेज। भले ही पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन उनमें भी क्या होता है, एस्ट्रल रेज बनती हैं। ठीक है, तो ये एस्ट्रल रेज क्या करेंगी, क्रोमोसोम को मध्य रेखा पर सेट करेंगी और उसके सेंट्रोमियर से एस्ट्रल रेज जुड़ जाएंगी केंद्र की तरफ। ठीक है, तो बीच में जब इनकी सेटिंग बनती है उसे बोलते हैं हम मेटाफेज, मध्यावस्था। इसके बाद आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, इनके जो सेंट्रोमियर हैं, तो जो आपस में क्रोमेटिड्स के मध्य थोड़ा सा विकर्षण होने लगता है, इससे वो टूट जाते हैं, और साथ ही एस्ट्रल रेज में खिंचाव चालू हो जाता है, तो वो इन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस समय क्या होता है, सेंट्रोमियर बीच से ब्रेक होता है और दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग होकर अलग अलग ध्रुवों की ओर गतिमान होने लगते हैं। इस समय क्या है, इनका शेप कैसा होता है, कुछ एल टाइप के होंगे, कुछ प्रॉपर वी टाइप के होंगे, कुछ यू टाइप के, एल या वी टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसमें सेंट्रोसियर कॉर्नर में होगा वो एल टाइप का दिखेगा, किसी में बीच में होगा वो वी शेप का बनाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों केंद्रों की तरफ खींचने लगते हैं, किसमें, एनाफेज में। फिर आती है हमारी टीलोफेज। टीलोफेज में वही प्रोसेस दोहराई जाती है जो हमने प्रोफेज में की, विपरीत होती है। प्रोफेज में क्या हुआ था, जो फैले हुए डले थे वो संकेंद्रित होकर सिकुड़कर छोटे मोटी क्रोमोसोम में बच गए। यहाँ पे क्या है कि जो छोटी मोटी क्रोमोसोम है वो बिखर कर क्या बनाते हैं, सेंट्रो क्रोमेटिन थ्रेड बनाते हैं। ठीक है, और केंद्रक की झिल्लियां बन जाती हैं, न्यूक्लियोलस डेवलप हो जाती है। इस तरीके से दो पृथक केंद्रकों का निर्माण संपन्न हो जाता है टीलोफेज में। ठीक है, अब दो केंद्रक चूंकि बन चुके हैं, मतलब कैरियोकाइनेसिस की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई है, केंद्रक विभाजित हो चुका है। ठीक है, मतलब तैयार है अब वो दो कोशिकाओं को ऑपरेट करने के लिए। हमारा जो ऑपरेशन सेंटर था वो दो जगह में डिवाइड हो गया हमारा केंद्रक। अब होनी है प्रक्रिया कौन सी, साइटोकाइनेसिस या कोशिका विभाजन। तो उसके लिए क्या होता है, जंतु कोशिका में तो ये खांच बन जाती है, सीधे ऐसी खांच बनी, और वो दो अलग भागों में, ये साइटोकाइनेसिस में दो भागों में टूट जाती है, खांच ऐसे टूट के मिलती जाती है और कंस्ट्रक्ट हो जाती है। लेकिन प्लांट सेल में चूंकि ऊपर से सेल वाल लगी हुई है, तब उसमें फरो फॉर्मेशन होना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में क्या होता है, उसमें ये मान लो कोई पादप कोशिका है,
इसके ऊपर सख्त सेल वॉल, हमें मालूम है सेलुलोज की सेल वॉल चढ़ी होती है, तो ऐसे समय उसमें कंस्ट्रक्शन होना या उसमें फरो बनना, खांच बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में उसमें क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। दोनों केंद्रक डिवाइड अलग अलग रहते हैं और बीच में से ये क्या होती है, सेल प्लेट बन जाती है, जो किसकी बनी होती है, गोल्गी बॉडी, ईआर वगैरह, इनके जो रेजिड्यू बने होते हैं ना, जो टूटन वगैरह रहती है वो अंदर ही रहती है सेल के, उससे मिलकर एक प्लेट बन जाती है, इससे दो कोशिकाएं अलग अलग विभाजित होती हैं। तो प्लांट सेल में ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा समसूत्री विभाजन पूरा हो गया। ठीक है, समझ गए। आईपी मैट याद रखना है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इंटरफेज भी ना, इसकी इंटरफेज बहुत बड़ी होती है, इसको हम आगे देखेंगे, सेल साइकिल में देखेंगे। तो डिवीजन से पहले कोशिका पूरा एक साइकिल कंप्लीट करती है, जैसे G1 S G2 फेज में डिवाइड किया गया, वो आगे देख लेंगे। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। चलो अब चलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यदि आपने समसूत्री विभाजन को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो इसे समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये दो फेज में होगा, जिसमें से एक फेज तो वही रहेगी, कौन सी, जो समसूत्री विभाजन में रही है, लेकिन इसकी पहली स्टेज है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार हैं। वाल्थर फ्लेमिंग ने खोज की थी किसकी, किसकी, समसूत्री विभाजन की। और बिरचो ने बताया था कि कोशिका पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका विभाजित होकर बनती है। तो कोशिका विभाजन की खोज बिरचो ने की, वाल्थर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की और अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बीजमैन ने। लेकिन उसका नामकरण, उसे ये नाम जो हम देख रहे हैं अर्धसूत्री या मियोसिस डिवीजन, ये किसने दिया था, फॉर्मर तथा मूरे ने। यहाँ ध्यान रखना, बीजमैन और फॉर्मर तथा मूरे। वो कौन सी सेलों में होती थी, सोमेटिक सेल में होती थी, ये केवल जनन कोशिकाओं में होती है। इसे क्या बोलते हैं, पहली असूत्री, वो समकारी कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, सॉरी सॉरी सॉरी, समसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं, समकारी कोशिका विभाजन, क्योंकि उसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं, न्यूनकारी कोशिका विभाजन। अब न्यूनकारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें संतति कोशिकाओं की तुलना में, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है, मतलब न्यूनता हो जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। इतना ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण चीज ये जान लो कि हमें पता है, जैसे आदमी में मनुष्य में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र, 46। लेकिन ये 46 कैसे हो गए, होमोलोगस, एक एक होते हैं, लेकिन इन सबको क्या है, सेट में होते हैं, दो, प्रत्येक की दो कॉपियां होती हैं। तो कितने सेट हो गए अपने पास, 23 सेट। ठीक है, 23 सेट हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के, मतलब समजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, गुणसूत्रों के जोड़े 23। ठीक है, ध्यान रखना। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में प्रथम विभाजन कैसा होगा, विषमरूपी या हेट्रोटाइपिक या ह्रासित विभाजन। इसमें क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी पहले विभाजन में। और दूसरा होगा समरूप विभाजन, जैसे होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं, जो बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह होगा। ठीक है, और दो अर्धसूत्री विभाजनों के बीच क्या होती है, इंटरफेज होती है, जो G1 S और G2 में विभाजित होती है। ये माइटोसिस में भी होती है, मियोसिस में भी होती है। ठीक है, G1 S G2 फेज, ये इंटरफेज में होती है। ये यहाँ पे देख रहे हैं हम इंटरफेज, G1 फेज, G2 S फेज और G2 फेज। तो G1 में क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन और आरएनए, सेल ग्रोथ करती है डिवीजन के बाद, और प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है G1 में। S में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसमें गुणसूत्र जो कम रह गए हैं वो पूरे होते हैं। ठीक है, इसके बाद G2 में डीएनए और प्रोटीन, मतलब नए विभाजन के लिए तैयारी होती है G2 में। ठीक है, ये हो गई, इसे सेल साइकिल भी बोलते हैं। ध्यान रखना, G1 S G2 पे, G1 में प्रोटीन और आरएनए, S में डीएनए रेप्लिकेशन, G2 में डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक, तो सबसे पहले हमने देख लिया दो स्टेजों में होने वाला है कौन सा, हमारा अर्धसूत्री विभाजन। तो दो स्टेजों में जब हम इसे कर रहे हैं, तो पहली कौन सी थी, विषमरूपी विभाजन या ह्रासित विभाजन, जिसे बोलते हैं हेट्रोटाइपिक डिवीजन। तो पहले में क्या होगा, प्रावस्थाएं वही रहनी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, इंटरफेज के बाद आईपी मैट याद तो रखना ही है। ठीक है, वो तो होना ही है।
लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी प्रोफेज जो समसूत्री विभाजन था उसकी तुलना में इसकी प्रोफेज बड़ी होती है। उसमें सिर्फ तैयारी हो रही थी प्रोफेज में, इसमें भी तैयारी होगी लेकिन अलग तरीके से। इसमें इसकी फेज हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसे याद रखने का एक फॉर्मूला ये है, आप याद रखना प्रोफेज में LZP डी। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ध्यान रखना काइनेसिस लास्ट में, डाइकाइनेसिस बाद में रखना, नहीं डी में गड़बड़ कर दो, है ना। तो ये समझ लेना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन में क्या होगा, सबसे पहले जो कोशिका, जो क्रोमोसोम फैले डले हुए हैं, इसमें यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो पहला विषम रूपी है हेटेरोटाइपिक डिवीजन है ना, इसकी प्रोफेज में, इस ये प्रोफेज है, प्रोफेज में सारी संरचना, सारी क्रियाविधि कहाँ होनी है, केंद्रक के अंदर होनी है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म तो तब टूटेगी ना जब प्रोफेज खत्म होगी। ठीक है, तब तक नहीं टूटेगी। तो सारी जो LZP ये प्रक्रिया ये केंद्र के अंदर होनी है, इस बात को ध्यान रखना। तो लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होगा कि जो क्रोमेटिन थ्रेड है जो बिखरा पड़ा है ना, वो आपस में थोड़े से इकट्ठे होंगे, अलग अलग होंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, जाइगोटीन में जाके वो क्या करेंगे, अपने समजात जोड़ों को ढूंढ लेंगे। होमोलोगस जैसे हमने देखा ना 23 जोड़े होते हैं, तो वो जोड़े वाले गुणसूत्रों को देख के सेट हो जाएंगे। अभी वो पूरी तरीके से गुणसूत्र में चेंज नहीं होंगे, वो ऐसे लंबे पहले पहले रहेंगे भले ही, पर क्या है वो अपने समजात जोड़े के साथ ऐसे ये रस्सियों जैसे डले थे पहले, तो उन्होंने क्या किया है, अब वो ऐसे हो गए हैं, ऐसे डले। ठीक है, अब उन्होंने अपने समजात जोड़े ढूंढे और वो उसके साथ सेट हो गए हैं, उसके साथ पड़े हुए हैं आराम से, कि ये अपना भाई मिल गया, इसके साथ रहो। तो ये उन्होंने जोड़े बना लिए। ठीक है, जाइगोटीन में। पैकेटीन में क्या होगा, पैकेटीन में ये जो समजात जोड़े हैं ये आपस में जुड़ेंगे, और ऐसे ये हैं, तो ये आपस में ऐसे जुड़ गए हैं, इन्हें टेट्रावेलेंट बनाएंगे, चार आपस में जुड़ के टेट्रावेलेंट बनाएंगे। और इनमें क्या होगा, जहाँ से ये ऐसे जुड़े हुए हैं ये ऊपर से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें आपस में आदान प्रदान हो जाएगा चीज़ों का, जो भी उसके टुकड़े हैं वो एक दूसरे में शिफ्ट कर देंगे, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना कहाँ पर होती है, तो ये आप ध्यान रखना है, पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। ठीक है, डिप्लोटीन में क्या होगा, फिर ये अलग होना, जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो गया है फिर वो हटने की कोशिश करेंगे, फिर भी क्या होगा, कई जगह वो बाय टेट्रावेलेंट बने रह जाएंगे। तो जहाँ पर वो टेट्रावेलेंट बने रह जाएंगे उन्हें बोलेंगे हम कियाजमेटा। ठीक है, और डाइकाइनेसिस में जाके क्या होगा, सारे कियाजमेटास अलग हो जाएंगे और वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, डाइकाइनेसिस। ठीक, तो क्रॉसिंग ओवर वगैरह सारी चीज़ें डाइकाइनेसिस यहाँ हो गई हैं। फिर मेटाफेज में जाएंगे, और मेटाफेज में क्या होगा, केंद्रक खुल गया। ठीक है, केंद्रक खुल गया, सेंट्रल वो एस्ट्रल रेस थी, वो सेंट्रोसोम्स विभाजित होकर दोनों ध्रुवों पर पहुंच चुका है, उसने एस्ट्रल रेस फैला दी है। तो मेटाफेज में बीच वाली पट्टी पर ये सेट हो गए हैं सब लोग, बीच वाली पट्टी पर सेट हो गए मेटाफेज में। एनाफेज में क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखना था कि सबके पास होमोलोगस क्रोमोसोम थे, तो होमोलोगस क्रोमोसोम ही आपस में अलग हो रहे हैं, हर क्रोमोसोम अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, और जबकि समसूत्री विभाजन में क्या था, पहले में ही क्या था कि सारे के सारे जैसे 46 गुणसूत्र हैं, तो 46 गुणसूत्रों के बीच से टूट के अलग अलग हो जाते हैं, फिर वो दोबारा रेप्लिकेशन करके अपना हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो सेंट्रोमियर चिपका है, सेंट्रोमियर चिपका है एस्ट्रल रेस से, वो कौन सा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का है, और दोनों के टेट्रावेलेंट अलग होकर उसकी तरफ जा रहे हैं। जैसे कि ये दोनों दोनों जोड़े जा रहे हैं ना, मतलब पूरा का पूरा गुणसूत्र जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इधर भी ये गुणसूत्रों की संख्या एनाफेज में क्या हो गया, दूर दूर चली गई। तो इससे क्या होगा, जब जो नए केंद्रक बनेंगे उसमें ऑलरेडी गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी।
क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर के बाद दो अलग अलग केंद्रकों में या दो अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच गए और वहां उनका केंद्रक बन गया, तो वो क्या हो गया, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई है, 50%। ठीक है, और इस तरीके से दो आधे गुणसूत्रों की संख्या वाले क्रोमोसोम्स का निर्माण हो गया। अब दूसरा आता है होमोजाइगस या समरूप विभाजन। ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह ही होगा। इसमें जो दोनों अपने क्रोमोसोम, दो आधे आधी संख्या वाले जो अपने दोनों केंद्रक हैं, उनका क्या होगा, प्रोफेज में वो तैयारी करेंगे, बाहर आएंगे, मेटाफेज में बीच में सेट होंगे, एनाफेज में उनके जैसे उसमें टूट रहे थे समसूत्री विभाजन में, वैसे टूट के अलग अलग हो जाएंगे, और टीलोफेज में वो दोनों अपने अपने ध्रुवों पर पहुंचकर नए केंद्रक बना लेंगे। और इस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 केंद्रक या 4 कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है यहाँ पर आके। तो इसकी 2 पोस्ट थी, एक विषमकारी विभाजन, एक समरूप विभाजन। विषमकारी विभाजन की प्रोफेज में कौन से थे, एलजेड, पीडबल्टी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज समान रहे। उसके बाद जो विश्राम अवस्था आएगी उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, नहीं तो वो क्या होगा, पूरी संख्या कर लेंगे, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। बगैर डीएनए रेप्लिकेशन की संख्या समरूप विभाजन में एंटर करेगी और वहां पर जाके वो फिर से उसे दोहराएगी विभाजन को। इस तरीके से 4 केंद्रक बनेंगे और 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देख लें तो ये सोमेटिक सेल में होगा। ये कौन सी, केवल जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं। इसमें 4 सेल्स, ये क्या होती हैं, 2n होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या। इसमें सिंगल n होती है संतति कोशिकाओं में। इसमें क्या होता है कि इसकी प्रोफेज छोटी होती है, अपेक्षाकृत प्रोफेज जल्दी समाप्त हो जाती है। इसकी प्रोफेज बड़ी होती है। इसमें केवल एक स्टेज होती है, इसमें 2 स्टेज होती हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, और वैसे भी जो भी अंतर हैं वो हमने अभी तक देख लिए हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़िए और नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।